नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने 20 जुलाई तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 21 से लेकर 27 जुलाई तक के राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए तथ्यों पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में आगे बढ़ने के पूर्व आप सभी को पुनः सूचित कर दे कि उड़ान आईएएस अकादमी के द्वारा आपकी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ करने के प्रयास के अंतर्गत एक टेस्ट सीरीज का आयोजन 21 अगस्त से किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज में प्रारंभिक 2 टेस्ट पूर्णतः निःशुल्क आपको प्रदान किए जाएंगे और साथ ही ये जो टेस्ट है वो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों माध्यमों में ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको कुल 50 टेस्ट की एक श्रृंखला प्रदान की जाएगी। इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। पिछले क्लासेस में मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछे थे राष्ट्रीय समसामयिकी के, जिनमें पहला प्रश्न था कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर है वर्ष 1969 में। अगला प्रश्न था हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक की नियुक्ति श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में की है। तो इसका आंसर है सीमा नंदा। सीमा नंदा जी को हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में नियुक्त किया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किन 2 संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र विकास कोष यानी यूएनडीपी द्वारा इक्वेटर प्राइज के लिए चुना गया है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अधिमलाई पझंगुडियर प्रोड्यूसर कंपनी और स्नेह कुंजा ट्रस्ट। इन दोनों को ही यूएनडीपी के इक्वेटर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन था पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो इसका उत्तर है भारत के द्वारा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी 2026 में की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न था हाल ही में किस स्थान पर खाद्यान्न वितरण के लिए पहली एटीएम यानी ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है। तो इसका प्रश्न का उत्तर मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था। यह स्थापित किया गया है फर्रुखनगर, जो कि हरियाणा में स्थित है। चलिए तो आज का पहला टॉपिक है मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन को भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है। तो इसी हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा मथुरा रिफाइनरीज में एक प्लांट की स्थापना की जा रही है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है इसे लगाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका पहला उद्देश्य है तेल एवं ऊर्जा के स्वच्छ रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करना और इसका दूसरा उद्देश्य है आगामी 10 वर्षों में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसे संसाधनों को बढ़ावा देना जिससे कि प्रदूषण कम हो। हाइड्रोजन प्रदूषण रहित संसाधन है, यानी कि इसके उपयोग से प्रदूषण की मात्रा जो है वो न्यूनतम होती है। तो इसीलिए इसे भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में भी देखा जा रहा है। ठीक, इसमें आगे पढ़ते हैं कि कंपनी भविष्य में अपनी सभी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजनाओं में कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित नहीं करेगी और इसके बजाय सौर ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाली 250 मेगावाट बिजली का उपयोग करेगी। ठीक, यानी कि ये जो आईओसी है उसके माध्यम से ऐसे संसाधनों को विकसित किया जाएगा जो कि नवीनीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होंगे। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा स्रोत, इसके अलावा जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। ये सारे ऊर्जा स्रोत किसके अंतर्गत आते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो हाइड्रोजन ऊर्जा जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। इसी में आगे पढ़ते हैं कि यद्यपि हाइड्रोजन स्वयं एक स्वच्छ
ईंधन है, किंतु इसका निर्माण अत्यधिक ऊर्जा गहन है और इसमें कार्बन उपोत्पाद शामिल होता है। ठीक है, यानी कि इसको बनाने के लिए खर्च भी अधिक लगता है। इसके अलावा कार्बन उपोत्पाद यानी कि इसको निर्माण की प्रक्रिया में कार्बन सब्सटेंस जो है वो प्रदूषक के रूप में निकलते हैं। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में हाइड्रोजन ईंधन बनाने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसका जब निर्माण किया जाएगा तो उसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है और दूसरा किया जा रहा है यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के उत्पादन में अत्यधिक ऊर्जा लगती है और इसके अलावा कार्बन भी उत्पन्न होते हैं इसके उत्पादन में, लेकिन जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है इसके उत्पादन में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि प्रदूषण का स्तर भी क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा कि ये जो प्लांट है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लगाया जा रहा है मथुरा रिफाइनरीज के अंतर्गत। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है रामप्पा मंदिर। आपको पता होगा कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहरों की सूची निकाली जाती है और इसी के अंतर्गत हाल ही में तेलंगाना राज्य के रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि ये कहां है। तो याद रखिएगा तेलंगाना के मुलुगु जिले में यह रामप्पा मंदिर स्थित है। इस मंदिर का मूल नाम रुद्रेश्वर मंदिर है, जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अगर बात करें यूनेस्को विश्व धरोहरों की सूची में शामिल होने वाले मंदिरों की या धरोहरों की, तो रामप्पा मंदिर का क्रम है 39वां। भारत का 39वां ऐसा स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। इस मंदिर को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन हेतु प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, यानी कि पहली बार इसे वर्ष 2019 में मेंशन किया गया था कि इसे शामिल करना चाहिए यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में। तो आइए देखते हैं कि ये विश्व धरोहर दिखता कैसा है। चलिए, तो देखिए ये है रामप्पा मंदिर जो स्थित है तेलंगाना में और इसे ही हाल ही में शामिल किया गया है यूनेस्को के विश्व धरोहरों की सूची में। ठीक, इसके अंतर्गत ये जो दीवार दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको जब आप जूम करके देखेंगे, निकट से देखेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार की कलाकारी इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा यहां पर आपको छोटा सा नंदी महाराज का मूर्ति भी दिख रहा होगा, वो निकट से देखने पर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये काले ग्रेनाइट की बनी हुई है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, यहां का जो मूर्ति है वो काले ग्रेनाइट का बना हुआ है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में कि इस मंदिर का निर्माण सन 1213 ईस्वी में किया गया था। एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार मंदिर के निर्माण की तिथि माघ अष्टमी को मानी जा रही है। ठीक है, माघ अष्टमी शक संवत की बात करें तो 1135, जो कि आधुनिक कैलेंडर के अनुसार तिथि होती है 12 जनवरी 1214। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजा गणपति देव के सेनापति रेचारलाल रुद्र ने कराया था, इसीलिए इसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला बिंदु देखते हैं कि इस मंदिर में स्थापित जो देवता हैं उनका नाम है रामलिंगेश्वर स्वामी। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर खड़ा है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर है जिस पर यह मंदिर विराजमान है, जिसमें दीवारों, स्तंभों और छतों पर जटिल नक्काशी से सजावट की गई है, जो काकतीय मूर्तिकारों के अद्वितीय कौशल को प्रमाणित करती है। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हमने देखा था, देखिए कितनी बारीक नक्काशी यहां पर की गई है नंदी महाराज में। इसके अलावा इस मंदिर का जो शीर्ष है यहां पर भी काफी सुंदर नक्काशी हमको देखने को मिलती है। ठीक, इसकी नींव सैंडबॉक्स तकनीक से बनाई गई है, जिसमें फर्श ग्रेनाइट पत्थरों से है और स्तंभ बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं 2 अलग अलग कलर आपको
स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। मंदिर का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जबकि सफेद गोपुरम को हल्की ईंटों से बनाया गया है, जो कि कथित तौर पर पानी पर तैर सकती है। यानी कि गोपुरम, ठीक है, कौन सा हिस्सा गोपुरम कहलाता है? तो देखिए, ये जो हिस्सा है इसे कहा जाता है गोपुरम। ठीक, इसी गोपुरम की बात हो रही है कि ये जो गोपुरम है इसे हल्के ईंटों से बनाया गया है, और ये मान्यता है वहां पर कि ये हल्की ईंटें जो है वो पानी पर भी तैर सकती हैं। ठीक, चलिए, तो ये है रामप्पा मंदिर। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 39वें क्रम का ऐसा विश्व धरोहर है जो कि भारत में स्थित है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है लिवरपूल विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर हुआ। ठीक, आपको पता होगा कि लिवरपूल ब्रिटेन का एक शहर है, इसको हाल ही में विश्व धरोहरों की सूची से बाहर कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये इंग्लैंड है पूरा, है ना, ये पूरा इंग्लैंड है। इसी के अंतर्गत ये जो लिवरपूल है शहर, वो यहां पर स्थित है। नाम आप पढ़ सकते हैं। ठीक, इस बंदरगाह शहर को इसकी स्थापत्य सुंदरता के लिए प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया था, और 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के दौरान विश्व के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक के रूप में इसकी भूमिका को मान्यता दी गई थी। यानी कि जब इसको शामिल किया गया था विश्व धरोहरों की सूची में, तो यह कहा गया था कि ये जो लिवरपूल शहर है ये बहुत ऐतिहासिक बंदरगाह रहा होगा। ठीक, वर्ष 2004 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ठीक, अब बात यह आती है कि इसको सूची से हटाया क्यों गया। तो देखिए, नई इमारतें जिनमें फुटबॉल स्टेडियम है, इसके विक्टोरियन डॉक के आकर्षण को कम करने के साथ साथ तट के विरासत मूल्य को नष्ट कर रही है। ठीक है, यहां पर जो फुटबॉल स्टेडियम बना है वो क्या कर रही है, इसके विरासत मूल्य को नष्ट कर रही है। ठीक है, इसकी प्राचीनता का हनन कर रही है। इसके अलावा अति विकास ऐतिहासिक बंदरगाह की विरासत को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि यहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट कार्य किया जा रहा है कि इसकी ऐतिहासिकता जो है वो खोती जा रही है। ठीक, ऐसा नहीं है कि केवल पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शहर को या किसी जगह को विश्व धरोहरों की सूची से हटाया गया हो, ऐसा 2 बार और हो चुका है। देखिए, वर्ष 2007 में ओमान वन्यजीव अभयारण्य को इस सूची से बाहर कर दिया गया था। कारण था यहां पर अवैध शिकार और निवास स्थान की क्षति, यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट होते हैं, जो प्राकृतिक आवास होता है पशुओं का, उसको बहुत अधिक क्षति पहुंचाई जा रही थी। इसीलिए इसे विश्व धरोहरों की सूची से हटा दिया गया था। दूसरी बार वर्ष 2009 में जर्मनी के ड्रेसडेन एल्बे घाटी को इस सूची से बाहर किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इस नदी के ऊपर 4 लेन का मोटरवे पुल जो है वो निर्मित किया गया था। एक 4 लेन बनाया गया था जिसके कारण इसकी सुंदरता जो है वो खराब हो रही थी। इसके अलावा यहां पर की जो जैव विविधता है उसको भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था, क्योंकि मानवीय हस्तक्षेप वहां पर बढ़ रहे थे। ठीक, तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में ये जो लिवरपूल शहर है इसको विश्व धरोहरों की सूची से बाहर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है केरल राज्य विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, आपको पता होगा कि हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें ट्रांसजेंडरों को निम्न स्तर दिया गया है। ठीक है, ये यूं ऐसा बोल सकते हो कि उनको हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केरल सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो इसमें पढ़ते हैं कि केरल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध कला एवं विज्ञान कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। केरल सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक
राज्य विश्वविद्यालय ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ऊपरी और निचली आयु सीमा को हटाने के प्रावधानों को शामिल करने के लिए अपने नियमों में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। यानी कि हर केरल के जो विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय, वो हर कॉलेज जो है वो ट्रांसजेंडरों से संबंधित ऊपरी और निचली आयु सीमा जो है उसको हटा देंगे। ऊपरी आयु सीमा को समाप्त करने के निर्णय से राज्य में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को प्रोत्साहित करेगा। जाहिर सी बात है, इससे क्या मिलेगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो आगे पढ़ाई जारी रख सकेंगे। राज्य विश्वविद्यालयों को ट्रांसजेंडर छात्रों के समक्ष आने वाले शैक्षणिक और अन्य मुद्दों के समाधान हेतु एक आवश्यक ट्रांसजेंडर नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है। याद दिला दें कि केरल देश का पहला राज्य था जिसने वर्ष 2015 में ही ट्रांसजेंडर नीति की घोषणा कर दी थी। तो यह काफी महत्वपूर्ण पहल है जो कि केरल सरकार के द्वारा की गई है। यह ट्रांसजेंडरों की शिक्षा से और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो याद रखिएगा, पहला राज्य है केरल जिसने ट्रांसजेंडरों की आगामी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है साइखोम मीराबाई चानू। आपको पता होगा कि हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक चल रहा है वहां पर इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त करके देश को गौरवान्वित किया है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीराबाई चानू जी का जन्म 8 अगस्त 1994 को हुआ। ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है। इसके अलावा भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली वे प्रथम महिला है। इसके पहले कांस्य पदक कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता था, लेकिन रजत पदक जीतने वाली ये प्रथम महिला है। इनके प्राप्त हुए कुछ पदकों की बात करें, इनके द्वारा जीते गए कुछ इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ओलंपिक गेम्स की बात करें तो टोक्यो जापान में इन्होंने हाल ही में 202 किलो उठा करके रजत पदक जीता है। इसके अलावा वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने 2 बार भाग लिया है, वर्ष 2017 में और वर्ष 2019 में। वर्ष 2017 के वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, जबकि वर्ष 2019 के वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप्स की बात करें तो 2020 में ताशकेंत उज्बेकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, जिसमें इन्होंने तीसरा रैंक लेकर आए थे। ठीक है, यानी कि इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा चीन के निंगबो में वर्ष 2019 में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में इन्हें चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। यदि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो इन्होंने 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भाग लिया है। वर्ष 2018 में इन्होंने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में इस प्रतियोगिता में भाग लिया और स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वहीं वर्ष 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित प्रतिस्पर्धा में इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि मीराबाई चानू जी से संबंधित हैं। इनके बारे में पक्का एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जिसे इंग्लिश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन कहा जाता है। आपको पता होगा कि वर्ष 2020 की शिक्षा नीति में अनुसंधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए तथा अनुसंधान से जुड़े हुए लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए एनआरएफ के निर्माण की बात कही गई थी। एनआरएफ यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, एक प्रस्ताव लेकर आए हैं और उसे पारित किया गया है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का कुल प्रस्तावित परिव्यय लगभग 50,000 करोड़ रुपए है और इसे आगामी 5 वर्ष की अवधि में तैयार किया जाएगा। यानी कि यदि एनआरएफ
को प्रारंभ किया जाता है तो उसकी लागत होगी लगभग 50,000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने यह कहा है कि इस खर्च को आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि इस संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों में देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान तंत्र को विकसित करना तथा उसे सुविधाजनक बनाना है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि नवीन शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भी इस संगठन की परिकल्पना की गई है। तो याद रखिएगा, एनआरएफ जो है इसके निर्माण को हाल ही में मंजूरी दी गई है। थोड़ा सा और इस पर डिस्कस करते हैं कि देश में अनुसंधान के लिए आवंटित धन वर्ष 2008 में सकल घरेलू उत्पाद का 0.84% था, जो वैसे भी बहुत कम है। यह वर्ष 2014 में घटकर 0.69 तक पहुंच गया था। ठीक है, यानी 0.84 पहले होता था जीडीपी का, उसका 0.69% तक ये पहुंच गया था। ठीक, यानी कि बहुत ज्यादा गिरावट इसमें हुई थी। अन्य देशों की बात करें तो अन्य देश में भी अनुसंधान पर किस प्रकार खर्च होते हैं, आइए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहां जीडीपी का लगभग 2.8% अनुसंधान पर खर्च होता है। इजराइल की बात करें तो वहां का लगभग 4.5% यानी 4.3% हिस्सा जो है वो अनुसंधानों पर खर्च होता है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की बात करें तो 4.2% जीडीपी का अनुसंधान पर खर्च किया जाता है। तो यह माना जा रहा है कि ये जो एनआरएफ बनाया जाएगा ये कहीं ना कहीं हमारे देश में जो अनुसंधान करने की प्रवृत्ति है उसको प्रोत्साहित करेगा। तो याद रखिएगा इसे। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए, हमारा अगला करंट अफेयर जुड़ा है चर्चित व्यक्तित्व से, और ये चर्चित व्यक्तित्व हैं बान की मून। आपको पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र के सचिव रह चुके हैं, है ना। अभी हाल फिलहाल में फिर से चर्चा में है। क्यों है, देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून को पुनः अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष में चुना गया है। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। 77 वर्षीय दक्षिण कोरियाई राजनेता और राजनयिक बान की मून वर्ष 2017 से इस आयोग के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये जो नैतिकता आयोग है इसके अध्यक्ष के पद पर ये वर्ष 2017 से हैं और वे अब अगले 4 वर्ष तक इस पद पर रहेंगे। अगले आगामी जो 4 वर्ष है वो इस पद पर बने रहेंगे। ठीक, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव थे। इन्होंने 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के तौर पर कार्य किया है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो ओलंपिक समिति है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसके नैतिकता आयोग के अध्यक्ष के रूप में बान की मून को चुना गया है। यह है बान की मून साहब। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, हमारा अगला टॉपिक भी चर्चित व्यक्तित्व से है। इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो। ये अभी हाल ही में पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक, इनके बारे में जान लेते हैं कि हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को पेरू का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। यह पहली बार हुआ है, इतिहासकार ऐसा बोल रहे हैं कि यह पहली बार हुआ है कि कोई किसान जो है वो राष्ट्रपति बना है पेरू का। ठीक, तो 51 वर्षीय पूर्व स्कूल शिक्षक और यूनियन नेता पेड्रो कैस्टिलो को 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। पेड्रो कैस्टिलो तकरीबन 4 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में तब सामने आए थे जब उन्होंने वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक सफल राष्ट्रीय हड़ताल में हजारों शिक्षकों का नेतृत्व किया था। ठीक, याद रखिएगा, इनको बहुत सारे इतिहासकार जो है वो किसान मानते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई किसान जो है वो पेरू देश का राष्ट्रपति बना हो। चलिए, तो आपको बता दें कि पेरू जो है वो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। ये दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट कहां है, ये देखिए, ये है दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट। ठीक, इसको थोड़ा और बड़े मैप में देखते हैं तो ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, इसमें पेरू ये देश है, ये देश है पेरू। ठीक, आइए जानते हैं इसके बारे में और कि पेरू देश
से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? आइए तो देखते हैं। पेरू यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी है लीमा। इसकी प्रमुख नदी है अमेज़न। मुद्रा है न्यूवेसोल। यहां 3 प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है। एंडीज में सर्द जलवायु पाई जाती है, तटवर्ती मैदानों में खुश्क और सुहानी, और वर्षा वाले जंगलों में गर्म और उमस वाली जलवायु पाई जाती है। ठीक, देख पा रहे हैं आप 3 प्रकार के यहां पर जलवायु पाई जाती है। एक हिस्सा इधर पाया जाता है ना, एक तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, और तीसरा पाया जाता है यहां पर, ठीक, जो मध्य वाला भाग है वहां पर। ठीक, इसका ये हिस्सा जो है वो एंडीज पर्वत का है, आपको पता होगा, है ना। चलिए, यहां की प्रमुख भाषा की बात करें तो स्पेनिश और क्वेशुका ये यहां की प्रमुख भाषा है। प्रमुख धर्म की बात करें तो ईसाई यहां पर 90% लोग हैं। ठीक, प्रमुख उद्योग बात करें तो मछली और खनन यहां का प्रमुख उद्योग है। यहां पर सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं पेरू में, इसलिए खनन भी यहां का एक प्रमुख उद्योग है। यदि फसलों की बात करें तो अनाज, फल और कोको की फसल यहां पर उगाई जाती है। इस देश के बारे में विशेष तथ्य की बात करें तो यह देश इंका नाम की प्राचीन सभ्यता के लिए भी जाना जाता है। इंका, ठीक है, इंका नाम की प्राचीन सभ्यता, आपने बहुत सारी सभ्यताएं सुनी होंगी, माया सभ्यता, सुमेरु सभ्यता, है ना, मेसोपोटामियन सभ्यता, उनमें से एक सभ्यता है इंका सभ्यता। इंका सभ्यता जो है ये इसी देश से संबंधित है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट। आपके लिए पहला प्रश्न है, मथुरा में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस कंपनी द्वारा निर्मित किया जाएगा? तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मथुरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है उसकी स्थापना किस कंपनी के द्वारा की जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में नामांकित रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में राज्य विश्वविद्यालयों में ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा समाप्त कर दी गई है? कौन सा राज्य है जहां पर ट्रांसजेंडरों के लिए ऊपरी और निचली आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची से बाहर कर दिया गया है? ऑप्शन है लिवरपूल, लंदन, सिडनी या मेलबोर्न। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, पेरू के नए राष्ट्रपति कौन हैं? ऑप्शन है पेड्रा कॉस्टिलो, जोनाथन मार्कस, किंडो वाटसन या मोहम्मद सालाह। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंतर्गत देखा 21 जुलाई 2021 से लेकर के 27 जुलाई 2021 तक के राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।